नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 आईएएस से और मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्रबंधन के सिलेबस को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, आप कोई डाउट्स ना रखें। प्रबंधन में हम लोगों को 12-13 लेक्चर जो है उसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके अपने को रेडी करना है। आप अगर 2017-2018 में सामान्य प्रबंधन सिलेबस में रहे एग्ज़ाम के पेपर्स अगर देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कि मेरी जो ये सीरीज चल रही है वो प्रबंधन का सही अध्ययन अध्यापन का कार्य संपन्न कर रही है। ठीक है, साथ ही अपन इसकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करेंगे। प्लस जब इसका बेसिक 12-13 लेक्चर में अपन कंप्लीट कर लेंगे, 14 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आपकी परीक्षा जनसंपर्क अधिकारी, पटवारी जो पोस्ट उसमें दी गई है उसके अनुसार प्रबंधन से संबंधित प्रश्न क्या हो सकते हैं उसका अभ्यास आप मेरे साथ करेंगे। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर कोई फॉरेस्ट और जेल प्रेरी की अगर तैयारी कर रहा है तो एक बेस्ट कोर्स आप लोगों के लिए आ गया है, 299 रुपये मात्र में है। ठीक है, अगर पटवारी का कोर्स खरीद चुके हैं तो उनको इसकी अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है जहाँ तक इसमें आपको मिलेगा जो सब्जेक्ट हैं आपके, उसमें से कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट है उनके स्पेशल टॉपिक्स के MCQ बेस्ड वीडियो लेक्चर, नोट्स मिलेंगे आपको, ई नोट्स मिलेंगे। ठीक है, वो आप मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको टॉपिक टू टॉपिक मिलेगी और फुल लेंथ टेस्ट भी इसके रेडी हो चुके हैं तो वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा समय समय पे कुछ और चीज़ें हमें लगी इसमें आप लोगों के लिए करना आवश्यक है तो डेफिनेटली करेंगे। ठीक है साथियों, ये अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है। आप पूरे MP में ट्रेंडिंग कोर्स फॉर पटवारी सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलेबल कोर्स में अभी यही है। ठीक है, हाँ एक आधा कोई आगे पीछे हो तो देख लेना, थोड़ा विज्ञापन में समझ लेना बेटा। पटवारी के नए पैटर्न पर आधारित विजय सर ये पटवारी के नए पैटर्न पर आधारित नोट्स प्रदान करता है, टेस्ट सीरीज प्रदान करता है। टेस्ट सीरीज भी टॉपिक टू टॉपिक और फुल लेंथ टेस्ट जो है नेक्स्ट वीक से इसमें अपलोड होना शुरू होंगे। विशेष वीडियो लेक्चर जैसे प्रबंधन के आपको भी वीडियो मिल रहे हैं, ऐसे बहुत जल्दी अगले वीक से आप लोगों को साइंस, कंप्यूटर, MP करंट बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। और रामबाण ये मेरा सपने जैसा रहता है हमेशा हर एग्जाम से पहले, लेकिन जब मैंने MPPSC को लेकर रामबाण निकाले हैं, बच्चों का प्री निकलने में आसानी रही है, उसी के आधार पे हम लोग पटवारी के रामबाण भी आपके ऑटो सब्जेक्ट के निकालेंगे। उसमें वन लाइनर फैक्ट, ऑब्जेक्टिव फैक्ट के रूप में। ठीक है, आप लोगों के सामने क्वेश्चनों की एक पूरी सीरीज रहेगी जिसे तैयार करके आप एग्जाम में विद कॉन्फिडेंस जा सकते हैं। पिछली बार पटवारी के मेरे ऑफलाइन बेस का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा था। हनुमान जी की कृपा से लगभग 60% बच्चे मेरे उस ऑफलाइन बेस के जो है पटवारी बने। और ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आपके आसपास अगर आप जिले में घूमेंगे तो पिछली बार जो पटवारी बने उसमें मेरा बहुत बड़ा क्राउड है। आप बात करेंगे तो GLC अनजान नाम आपको नहीं लगेगा। और इसकी कॉस्ट में बताना भूल गया, मात्र 251 रुपये बिल्कुल बिहेरेबल है। अभी ऐप डाउनलोड करें और कोर्स को परचेज करें। आगे बढ़ते हैं अपन प्रबंधन के सिद्धांत। आज का टॉपिक है हमारे प्रबंधन का सिद्धांत। सिद्धांत से तात्पर्य जिस आधार पर, जिस विज्ञान सम्मत मुद्दे पर कोई भी विषय कार्य करता है उसे अपन कहते हैं सिद्धांत। ठीक है, थ्योरेटिकल रूप से। तो प्रबंधन को पढ़ने के लिए भी हम लोगों को सिद्धांत पढ़ना आवश्यक होता है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। किसी संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रबंधकीय क्रिया को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जिन आधारभूत नियमों का अपन उपयोग करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आ सकता है टेलर से, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, क्योंकि इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। 2017 की जो PEB की एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये फ्रांस से थे, पेशे से एक इंजीनियर थे। वैज्ञानिक प्रबंधन की 2 धाराएं। अब जो वैज्ञानिक प्रबंधन है आपका उसको दो भागों में आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट को पहला जो फेयुल महोदय थे उसके प्रशासनिक ज्ञान के आधार पर एक विभाजन दिया गया है। दूसरा मैक्स वेबर की जो अफसरशाही है, मतलब जो अधिकारी रहते हैं उसके रूप में। मैक्स वेबर बहुत बड़े प्रशासन के विद्वान हैं, अर्थशास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान हैं, इनकी बहुत सारी थ्योरीज है। प्रबंधन में हमें इनकी अफसरशाही को पढ़ना है। अब हेनरी फेयल ये भी फ्रांस से थे। ठीक है, और प्रबंधन के सिद्धांतकारी थे। आपने प्रबंधन के 14 मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया कि अगर आपको प्रबंधन जैसे विषय के बारे में समझना है तो इन 14 सिद्धांतों को समझना होगा। हेनरी फेयल के प्रबंधन सिद्धांत 14। पहला इन्होंने क्या बताया है? कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। इसको डिटेल में भी अपन पढ़ेंगे। अधिकार एवं उत्तरदायित्व,
ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनुशासन डिसिप्लिन, आदेश की एकता यूनिटी ऑफ कमांड, निर्देश की एकता यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के पक्ष में समर्पण, कर्मचारियों का प्रतिफल, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन, मतलब इसको आप पदानुक्रम या हिरार्की थ्योरी भी समझ सकते हैं, व्यवस्था ऑर्डर, समता वो इक्विटी, कर्मचारियों के कार्यकाल टेन्यूर, पहल क्षमता और सहयोग की भावना। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का सिद्धांत ऐसा है जैसे आप किसी संस्था, किसी संगठन, किसी विभाग में कार्यरत हैं, तो वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के कार्य तय होते हैं कि अमुक व्यक्ति को निम्न निम्न कार्यों का संपादन करना है। तो मैनेजमेंट के पहले सिद्धांत के रूप में उन्होंने दिया है कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन को करने के लिए कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। मतलब एक बहुत बड़ा जो काम है, जैसे मान लीजिए अपन राजस्व विभाग की बात करते हैं, तो राजस्व विभाग में कर ग्रहण करना, संग्रहण करना अलग है, कर चोरी रोकना अलग हो गया, भूमि की पैमाइश एक अलग काम हो गया, ठीक है, नजरी नक्शे बनाना एक अलग काम हो गया, भूमि बेची जाती है, खरीदी जाती है, उसके नाम जो है उनमें कार्य करना अलग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे तरह के छोटे छोटे कार्य होते हैं। तो इन कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना और प्रत्येक कार्य हेतु एक योग्य व्यक्ति को नियुक्त करना, जैसे पटवारी पद पे नियुक्त किया जाएगा तो आपके संबंधित कुछ ना कुछ काम आपको होंगे। तो कार्यों का विभाजन करना, ये पहला सिद्धांत। विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे इस चीज से। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अब ये थोड़ा सा समझने लायक विषय है। फेल के अनुसार अधिकार आदेश देने एवं आज्ञा पालन कराने का अधिकार है। मतलब आपके पास ये राइट्स है, आपके पास ये पावर है कि आप अपने अधीनस्थ, अपने साथ नियुक्त जो व्यक्ति है आपका अधीनस्थ है, जो कर्मचारी है, उसको आप आदेश दे सकते हैं। आपको जो उद्देश्य प्राप्त करने हैं और उसका जो कर्तव्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत आप उसको आज्ञा पालन करने का अधिकार, आज्ञा देने का आपके पास अधिकार है। जबकि उत्तरदायित्व अधिकार का उपसिद्धांत है। मतलब सिक्के के दो पहलू की भांति ये दोनों काम करते हैं। सिक्के का एक पहलू अधिकार है, आदेश देने और आज्ञा पालन कराने का अधिकार, तो वहीं उत्तरदायित्व क्या हो गया कि जो उद्देश्य अपने संगठन के रखे गए हैं उनको प्राप्त करने के प्रति जो जवाबदेहिता है, जो उत्तरदायित्व है, वो भी उसी का होगा। ठीक है, अधिकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। औपचारिक मतलब क्या होता है, ऑफिशियली। अनौपचारिक मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके घर पे एक पार्टी है, अब आपके सीनियर ऑफिसर भी आए हैं, आपके जूनियर भी आए हैं, तो आप सबसे गले मिलकर ही बात करेंगे, ये अनौपचारिक संबंध हो गए। औपचारिक कि आपके सीनियर को आप सैल्यूट करेंगे, आपका जूनियर आपको सैल्यूट करेगा, उस तरीके से। प्रबंधक को अधिकार और उसके समान उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है। मतलब फेयोल ये कहते हैं कि प्रबंधन के दूसरे सिद्धांत में अधिकार एवं उत्तरदायित्व जो है इसका भी निर्धारण सही तरीके से होना चाहिए। निर्देश की एकता, ये समझिएगा, संगठन की सभी इकाइयों को समन्वित एवं केंद्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से समान उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। गतिविधि के प्रत्येक समूह जिनके उद्देश्य समान है उनका एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए। ये कार्रवाई की एकता एवं सहयोग को सुनिश्चित करेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक कंपनी में मोटरसाइकिल या कार का निर्माण हो रहा है तो उसमें दो अलग अलग विभाग होने चाहिए। मतलब निर्देश की एकता का मतलब क्या हो गया, जो डायरेक्शंस मिले हैं तो उस पूरे समूह जो उस काम को कर रहा है उसके लिए निर्देश एक प्रकार के हों। ऐसा नहीं कि उसी समूह में एक ही प्रकार का काम करने वाले लोगों के लिए निर्देश जो है वो अलग अलग हो। ये सीधा सीधा निर्देश की एकता का सिद्धांत है। फिर सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी रीडिंग लगाओ, पानी पी लेता हूं मैं। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण अर्थात प्रत्येक व्यक्ति किसी संगठन में जुड़ता है। जैसे कोई पटवारी बना तो उसके व्यक्तिगत हित है कि मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, मैं एक सरकारी कर्मचारी बन जाऊंगा, ठीक है, शादी संबंधों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा बनेगी, जीवन की सुरक्षा हो जाएगी, सब कुछ ठीक है। ये हमारे व्यक्तिगत हित हो गए। लेकिन जो आपको चयनित कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा है कि आपके व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हो, चूँकि उन्हें शासन में आपसे वो काम करवाने हैं, उस काम को करने के लिए उन्हें एक कर्मचारी की आवश्यकता है, तो वो इस निहित उद्देश्य से आपकी वहाँ पे भर्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे फेयोल ये बताते हैं कि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण अर्थात जो समूह का हित है, जो आपका विभाग है, वो हित हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए, भले ही उसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों का समर्पण हो जाए। अब व्यक्तिगत हितों के बारे में भी वो आगे सिद्धांत में बात करते हैं कि उनकी रक्षा कैसे की जाएगी, लेकिन यहाँ पे मेन इंटेंशन उनकी प्रबंधन में ये बात मानी गई है कि सामूहिक हित
संगठन के जो हित हैं वो हमेशा व्यक्तिगत हितों से सर्वोपरि रहेंगे। अगर दोनों में टकराव होता तो व्यक्तिगत हितों का समर्पण हो जाएगा। कर्मचारियों को प्रतिफल, अब यहाँ पे कर्मचारियों के लिए बात उन्होंने कही कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ काम करता है तो वो अपने जीवन यापन, अपने भविष्य, अपनी सुरक्षा निधियों के बारे में विचार रखता है और इसी के लिए वो काम करने आया है। तो संगठन या प्रबंधन में संगठन का ये मौलिक कर्तव्य भी है कि वो कर्मचारियों को जो प्रतिफल है, जिसमें उसका क्षतिपूर्ति हो गया, उसकी सैलरी हो गई, उसकी सिक्योरिटी हो गई, उसका मेडिक्लेम हो गया, उसके या जैसे जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हो गई, उसके संदर्भ में भी संगठन का विचार होगा। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे निर्णय लेने का अधिकार यदि केंद्रित है, मतलब निर्णय लेने का अधिकार किसी एक टीम विशेष, किसी एक व्यक्ति विशेष में है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, केंद्रीकरण। ठीक है, अगर निर्णय लेने का अधिकार क्या हो जाता है, अलग अलग स्तरों पर बांट दिया जाता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण। फेल के शब्दों में अधीनस्थों का विकेंद्रीकरण के माध्यम से अंतिम अधिकारों को अपने पास रखने में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। केंद्रीकरण की सीमा कंपनी की कार्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सामान्यतः बड़े संगठनों में छोटे संगठनों की तुलना में अधिक विकेंद्रीकरण होता है। मतलब ऐसा समझिए, जैसे भारत है आज एक बहुल आबादी और बहुल क्षेत्रफल वाला राष्ट्र है हमारा, तो हमारे देश में क्या है कि ये संभव नहीं कि सेंट्रल में बैठी हुई गवर्नमेंट ही पूरे सभी स्तरों पर जाकर शासन को उसी तरीके से संभाल पाए। इसलिए हमारे क्या कर दिया गया है, सत्ता को राज्यों के बाद संभाग, जिला, तहसील, तालुका, ग्राम, ठीक है, इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई गई है। तो शक्तियों को नियोजित किया गया है, कुछ शक्तियां नीचे वाले को, फिर उसमें से कुछ शक्तियां नीचे वालों को, कुछ शक्तियां नीचे वालों को। तो शक्तियां जब अलग अलग पदानुक्रम में बढ़ जाती है, अलग अलग स्तरों पर बढ़ जाती है, उसे अपन विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगर संगठन छोटा है, ठीक है, उसकी सीमाएं बहुत कम है, तो फिर निर्णय की जो क्षमता है, निर्णय का जो अधिकार है, योजना का जो अधिकार है, वो केंद्रीकृत कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, सोपान श्रृंखला, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है इसका। फेयोल कहते हैं किसी भी संगठन में उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, एलाइड ऑफिसर्स भी होते हैं और ऑफिसर भी होते हैं। उच्चतम पद से निम्नतम पद तक औपचारिक अधिकार रेखा को सोपान श्रृंखला कहा जाता है। इसको रूल ऑफ हेरार्की या पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है पब्लिकेट में, लोक प्रशासन में। वही चीज कि ऊपर सर्वोच्च जैसे मुख्य सचिव, उप सचिव, नीचे कुछ और पद, जिला कलेक्टर कुछ और पद, ठीक है, एसडीएम कुछ और पद, नायब तहसीलदार, पटवारी, इस तरह से एक हेरार्की है। तो यही बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको प्रबंधन को मजबूत बनाना है तो सोपान श्रृंखला के सिद्धांत को आपको अपनाना पड़ेगा। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी मैं आपको करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव, चिंता नहीं करो। व्यवस्था, फेल के अनुसार अधिकतम कार्य कुशलता के लिए लोग, सामान उचित समय पर उचित स्थान पर होने चाहिए। मतलब कि आपको अगर मैनेजमेंट को बिल्कुल सही रखना है तो आपके पास जो ह्यूमन पावर चाहिए वो, जो इक्विपमेंट और सोर्सेस आपको चाहिए वो, जो टाइम टेन्यूर आपको चाहिए वो, और जो प्लेस आपको चाहिए, इन सब का मैनेजमेंट भी होना चाहिए, इन सब की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये कहलाता है व्यवस्था का सिद्धांत। नेक्स्ट, समता। अब ये बहुत बड़ी बात है, भारतीय संविधान भी इस पे बल देता है, समता का अधिकार, कानून के समक्ष समता का अधिकार। सभी कर्मचारियों के प्रति निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए और इन कर्मचारियों के साथ जितना संभव हो सके निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। प्रबंधकों को श्रमिकों के प्रति व्यवहार में ये सिद्धांत दया एवं न्याय पर जोर देता है। मतलब जितने भी कर्मचारी उस संगठन में काम करते हैं, प्रबंधन का सहयोग करते हैं, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में साथ रहते हैं, उन सभी लोगों के प्रति समता का भाव होना चाहिए, अर्थात दया का भाव, और न्याय पर जोर देना चाहिए। अगर उसने गलत किया है तो उसे दंड मिलना चाहिए, अगर वह सही करा तो उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। फेयोल यदाकदा बल प्रयोग को अनियमित नहीं मानते हैं। मतलब फेयोल ने कहा है कि बल प्रयोग भी किया जा सकता है, दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, मतलब प्रबंधन का एक मुख्य गुण ये भी होना चाहिए, एक मुख्य सिद्धांत ये भी होना चाहिए कि अगर आप किसी विभाग में पदस्थ हुए हैं तो वहां पे उसका कार्यकाल ऐसा हो जहां पे वो अपने आप को सुकून महसूस करे, अपने भविष्य की योजनाओं को पूरा कर पाए। जैसे हमारे यहाँ रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष 62 वर्ष होती है, ठीक है, तो व्यक्ति को पता है कि इतने साल तक मुझे काम करना है, तो मैं एक बार गवर्नमेंट जॉब में चला गया, मैं एक बार पटवारी बन गया, तो फिर तो लाइफ टाइम मुझे चीज़ों को सोचने के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो उसी सिद्धांत के बारे में यहाँ पे फेयोल उल्लेखित करते हैं कि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए, संगठन की कार्यकुशलता इससे बनी रहती है, कर्मचारियों का चयन व नियुक्ति उचित कठोर प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए। अब ये देखिए, क्यों पटवारी की परीक्षा को इतना कठिन बनाया गया है, क्यों सिलेबस को इतना भारी बनाया गया है, क्योंकि
पीईबी ने ये वाला सिद्धांत अच्छे से पढ़ लिया कि कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति उचित एवं कठोर प्रक्रिया के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, पहल क्षमता, ये बहुत बढ़िया बात, ये सिद्धांत आपके जीवन में भी हमेशा लागू होना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से समझे कि फेल के अनुसार कर्मचारियों को सुधार के लिए अपनी योजनाओं के विकास एवं उससे लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहल क्षमता का अर्थ होता है स्वयं अभिप्रेरणा की दिशा में पहला कदम उठाना। ठीक है, मतलब जैसे अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया है तो प्रशासन में भी क्या होता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे 15 अगस्त पर सम्मानित करते हैं, ठीक है, 26 जनवरी पर सम्मानित करते हैं। तो ये क्या हो गया, पहल क्षमता, कि जिसने अच्छा काम किया उसको प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, ये पहल क्षमता का सिद्धांत। सहयोग की भावना, मतलब ये एक सामान्य सिद्धांत है कि संगठन में सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ताकि संगठन के उद्देश्यों को अच्छे से प्राप्त किया जाए। ये प्रबंधन के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। अब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोग पढ़ो, प्रबंधन के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है। पहला, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन हीलियम बनाते हैं उस तरीके से, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, समाज वैज्ञानिकों के द्वारा। तो जो मैनेजमेंट का काम करते हैं वही प्रबंधन के सिद्धांत बनाएंगे। वो सिद्धांत कैसे देंगे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि क्या चीज़ ज़्यादा बढ़िया रहेगी मैनेजमेंट के लिए। तो बी ऑप्शन सही है। वैज्ञानिक प्रबंधन में विश्लेषण का प्रतिशत कितना है, तो मैनेजमेंट में जब आप अपने स्किल्स का यूज करते हैं तो जो एनालिसिस स्किल्स है उसका इनपुट होता है 75%। ऐसा एक क्वेश्चन जो है परसेंटेज से रिलेटेड मुझे ध्यान आ रहा 2018 या 2017 के अंदर वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिलेबस है लेबर इंस्पेक्टर में, उसमें पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि उच्च प्रबंधन जो है कितना समय योजना बनाने में देता है, तो लगभग 35% समय वो योजना बनाने में देता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो योजना में कितना समय देना चाहिए, निर्देशन में कितना देना चाहिए, फील्ड में कितना देना चाहिए, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको एक लिस्ट में करवाऊंगा। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पाद होता है, वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब ही यही होता है, मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि उत्पाद अधिकतम रहे, जो प्रोडक्शन है उसकी लिमिट ज़्यादा रहे। नीति निर्धारण का कार्य है, नीति निर्धारण का कार्य हमेशा क्या करेगा, उच्च स्तरीय प्रबंधक है वही नीति निर्माण का कार्य करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में क्या होता है, अगर वैज्ञानिक प्रबंधन लागू होगा तो हमेशा क्या होगा, वृद्धि ही होगी, इंक्रीज ही होगा। अगर आप अपने पढ़ने के अंदर भी वैज्ञानिक प्रबंधन के इन सिद्धांतों को लागू करेंगे तो आपका आउटकम जो है वो बहुत अच्छा होगा। पटवारी के नोट्स, पटवारी का कोर्स मात्र 251 रुपये में अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो आप GLC IS MPPSC एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अभी करें। इसमें आपको ई नोट्स मिल जाएंगे जो मोबाइल पर ही एक्सेसिबल रहेंगे, टेस्ट सीरीज, टॉपिक और FLT के रूप में, और इसके साथ ही जो विशेष विषय हैं उनके वीडियो के रूप में आपको MCQs वीडियो सारी चीज़ें मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।